लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर विच इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। अगर वीडियो के बीच में कहीं पे मैं एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप भी उसे साथ साथ में लिखिए वीडियो पॉज करके। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करेंगे कि इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। ठीक है, बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे पता होने चाहिए इस वीडियो के बाद कि मेरे भारत की सोसाइटी के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। और इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए भाई ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है आइस। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी इज़ अ ग्रैंड सिंथेसिस ऑफ मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक एंड मल्टी आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट शेप्ड बाय इथोस ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। मल्टी कल्चरल कैसे है भाई? अगर आप देखो तो नॉर्थ इंडिया का कल्चर अलग है, बिहार का कल्चर अलग है, बंगाल का कल्चर अलग है, इसी के साथ साथ साउथ इंडिया का कल्चर अलग है। मल्टी एथनिक कैसे भाई? कास्ट आइडेंटिटीज़ काम करती है, किसी की ट्राइबल आइडेंटिटी काम करती है, किसी की रीजनल आइडेंटिटी भी है कि भाई हम तो मारवाड़ी हैं, है ना। कोई कहता है हम बुंदेलखंडी हैं, कोई कहते हैं कि हम तो तमिलियन हैं। मल्टी आइडियोलॉजिकल भी है, कोई कहता है कि भगवान एक है, मोनोथिज्म। कोई कहता है कि दो हैं, एक इंसान है, एक प्रकृति है, एक पुरुष है, तो डुअलिज्म। कोई कहता है कि बहुत सारे भगवान है, तो पॉलीथिज्म। देख रहे हो, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब मस्त चल रहा है ना। तो इसीलिए इट इज शेप्ड बाय द इथोस ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आ रही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या है। पहला है कि भारत के अंदर कल्चर्स की डाइवर्सिटी है। कैसे? आइस, मल्टी आइडियोलॉजी है, मल्टी एथनिक है, और इसी के साथ साथ मल्टी कल्चरल भी है। ठीक है, तो मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्वल। ठीक है, वही सेम चीज़ लिखी है। इसी के साथ साथ एग्जाम्पल, भारत के अंदर 1600 लैंग्वेजेस आर स्पोकन अक्रॉस द कंट्री, 1600 लैंग्वेजेस। इंडियन सोसाइटी अकोमोडेटिव है, जिसको कि हम टॉलरेंट भी कह देंगे, या फिर एक्सेप्टिंग सोसाइटी है, कि मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारी इन्वेशंस आई। ठीक है, पहले मान लीजिए कि इस्लाम आया, है ना, फिर उसके बाद ब्रिटिश आए। हमने ये फिर भी जो इंडियन सोसाइटी का नेचर है इसको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इंडियन सोसाइटी जो है वो अकोमोडेट कर लेती है कि अच्छा इस्लाम का ये अच्छा है, इसको ले लो, ब्रिटिशर्स का ये अच्छा है, इसको ले लो, ऐसे करके। तो इसलिए इंडियन सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सदियों से चलते आ रहे हैं। पेट्रियार्की भारत की सोसाइटी जो है, इंडियन सोसाइटी की एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक है। भाई पॉजिटिव लिखना है तो नेगेटिव भी लिखना है। ठीक है, को एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन्स है, जैसे कि कितनी सारी रिलीजन है, हिंदू, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन सोसाइटी स्पिरिचुअल सोसाइटी है। इसका मतलब क्या होता है कि रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी ना सेंट्रल रोल प्ले करती है इन द लाइव्स ऑफ इंडियंस। इसका सिंपल एग्जांपल अगर आपको देना हो तो आप लिख सकते हो शस्त्र पूजा ऑफ रफाइल। इसी के साथ साथ हमने वीडियोस देखे थे जहाँ पे बेसिकली भूमि पूजन किया गया था बिफोर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, है ना। सोचो। चलिए, को एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, कि भारत सोसाइटी में ह्यूमन इंडिपेंडेंस की और उसकी लिबर्टी की भी रिस्पेक्ट है। इसी के साथ साथ कलेक्टिविज्म है जो कि ग्रुप को प्रायोरिटाइज करती है। एग्जाम्पल देते हैं, एक इंडिविजुअल जो है उसको इंडियन सोसाइटी प्रमोट करती है कि वो बहुत सारा पैसा कमाए। ठीक है, ये इंडिविजुअलिज्म हो गई। और कलेक्टिविज्म क्या है कि सोसाइटी बोलती है कि ये राइट मीन्स के थ्रू ही आप कमाना। फॉर एग्जाम्पल, अर्निंग मनी थ्रू गैम्बलिंग, है ना, अर्निंग मनी थ्रू गैम्बलिंग और शॉर्टकट्स विच माइट बी लीगल, बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड मॉरल एज पर द सोशल नॉर्म्स। ठीक है, कास्ट सिस्टम जो है ये इंडिया की सोसाइटी का एक फीचर है। अगर आपने कास्ट सिस्टम नहीं लिखा है तो भाई अगर मैं इन्विजिलेटर हूँ मैं नंबर काट लूंगा। कैरेक्टरिस्टिक है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। आज भी एक ही छत के नीचे सेवरल जनरेशन्स रहती हैं, जैसे कि आपके दादा हो गए, आपके बाद आपके पापा है, आपकी मम्मी है, फिर उसके बाद कल तुम होगे और तुम्हारी वाइफ होंगी, और उसके बाद बच्चे भी होंगे, है ना। मतलब तुम्हारा तो एग्ज़ाम हो जाएगा, तुम तो चले जाओगे, बट आप नॉर्मली देखोगे तो जॉइंट फैमिली सिस्टम चलता है। और इंडिया के अंदर कुछ फैमिली वैल्यूज़ है, जैसे कि भाई रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। ठीक है, ये इंडियन सोसाइटी का यूनिक फीचर है, ये वेस्ट में नहीं है। वेस्ट में उम्र के हिसाब से रिस्पेक्ट नहीं है, आप जीवन में क्या कर रहे हो उस हिसाब से रिस्पेक्ट है। ठीक है, और एंड इट इज़ कस्टमरी टू सीक एडवाइस फ्रॉम द एल्डर्स। ठीक है, एंड टू टेक केयर ऑफ देम इन देयर ओल्ड एज। ये दो चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्ट के लिए टचिंग द फीट ऑफ द एल्डर्स। ठीक है, अब हमने ये सब कुछ पढ़ा। नाउ वी विल ट्राई टू रिकॉल इट। अब होगा एक्टिव रिकॉल। हमने देखे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो मुझे क्या याद आता है, मैंने कहा ना कास्ट, कास्ट एक कैरेक्टरिस्टिक है। फिर उसके बाद भाई इंडियन सोसाइटी जो है ये क्या है, मल्टी कल्चरल। इंडियन सोसाइटीज़ मल्टी कल्चरल एंड मल्टी एथनिक, वो सब लिख देंगे।
फिर उसके बाद भाई इंडिया के अंदर रिलीजन है ना? तो रिलीजन लिख लो या फिर आप लिख लो प्लूरलिज्म। इंडियन सोसाइटी कैसी है? अकोमोडेटिव है, अकोमोडेटिव लिख देते हैं। फिर इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि जो जॉइंट फैमिली है उसकी एक प्रेफरेंशियल वैल्यू है। तुम्हारे जीवन में नहीं हो मतलब जॉइंट फैमिली, अगर आप अब खुद से भी पूछो ना कि आप कैसे रहना चाहोगे, बोलोगे नहीं नहीं मैं मम्मी पापा के साथ ही रहूंगा शादी के बाद। लड़के यूजुअली ऐसा ज़्यादा बोलते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि जॉइंट फैमिली की एक प्रेफरेंशियल वैल्यू है। तुम नहीं चाहते कि तुम और तुम्हारी वाइफ अलग रहो, तुम मम्मी पापा के साथ रहना चाहते हो। ठीक है, चलिए, मतलब मेजोरिटी के लिए। इसी के बाद अगर हम आगे चले तो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, है ना? रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स भी है। इसी के साथ साथ और क्या है? हमने देखा कि पेट्रियार्की, और इसी के साथ साथ जेंडर रोल्स भी हैं, है ना? पेट्रियार्की एंड जेंडर रोल। फेस्टिवल्स भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7। अब तुम्हारे पास 7 फीचर हैं। सवाल आएगा इंडियन सोसाइटी चेंज हो रही है, इसी में लगा देना। सवाल आएगा कि इंडियन सोसाइटी के फीचर क्या हैं, यही लगा देना। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पे क्या है, इसी में लगा देना। है ना? तो ये तुम्हारे दिमाग में क्या बन गया? एक फ्रेमवर्क बन गया। तो वही हमने पढ़ा है। 2 3 बार रिवाइज करोगे अपने आप चेंज होता जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस। देखो, social institutions are structure in society which guide and shape the expected behavior of individual and help to build and sustain society itself. social institutions में क्या क्या आता है वो हमें पता होना चाहिए। kinship मतलब relatives, रिश्ते, family, marriage, educational institutions and so on. They constrain and control, punish and reward the individual. वो आपको कंस्ट्रेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, पनिश भी करते हैं और रिवॉर्ड भी करते हैं। मैं इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये सोसाइटी है। ये सोसाइटी कैसे चलेगी, ये कौन डिसाइड करते हैं? ये इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस डिसाइड करते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस का सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, रिलीजन। ठीक है, इसके बाद एजुकेशन। क्या इसके अंदर इकोनॉमी भी आती है? बिल्कुल, मतलब मार्केट हो गया। या फिर उसके बाद पॉलिटी, मतलब जो सरकार है। अब आप ध्यान से देखो, अगर कहते हैं ना कि भाई ये कर्मा की थियरी देती है समाज कि भाई बुरे कर्म का बुरा नतीजा। तो इसने क्या किया? आपको बोला भाई कर्मा विल हिट मी, आई शुड नॉट डू दिस, है ना? अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो प्रॉफिट इफ़ यू डू गुड, लॉस इफ़ यू डू बैड। अगर हम पॉलिटी की बात करें, लॉस है भाई। अगर तू लॉ 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 को फॉलो करेगा तो रिवॉर्ड है, फॉलो नहीं करेगा तो पनिशमेंट है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, पढ़ेगा तो यू विल एक्सेल एंड यू विल गेट अ जॉब एंड एवरीथिंग, एंड इफ़ यू डोंट स्टडी यू विल रिमेन लाइक अ फ्रॉग इन अ वेल। तुम देख रहे हो कि कैसे ये आपको कंस्ट्रेन कर रही हैं, कैसे ये आपको कंट्रोल कर रही हैं, कैसे ये आपको पनिश करती हैं, कैसे ये आपको रिवॉर्ड देती हैं। इसीलिए इनको कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस, जिनका काम होता है इंडिविजुअल के एक्शंस को गाइड करना और रेगुलेट करना। समझ गए सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? चलिए, अब हम बात करेंगे किनशिप की। किनशिप क्या होती है? इट इज़ अ सोशल वेब विच डिफाइंस हाउ इंडिविजुअल इज रिलेटेड टू अदर। ठीक है, किनशिप 3 तरीके से बनती है। किनशिप का मतलब होता है रिश्तेदारी। या तो तुम ब्लड से बनाओगे, या तो शादी से बनाओगे, या फिर अडेप्टेशन से बनाओगे। जैसे कि मम्मी, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया मम्मी। तो इनसे रिश्ता कैसे है? ब्लड से, है ना? तुम मैंने लिखा वाइफ, इससे रिश्ता कैसे है? मैरिज से है। इसी के साथ साथ मान लो चाचा, तो इनसे रिश्ता कैसे है भाई? इनसे रिश्ता कैसे है? इट इज़ बाय ब्लड ओनली। क्यों? क्योंकि ऊपर ऊपर जब ट्रेस करोगे तो मम्मी और पापा हैं, पापा से ब्लड कनेक्टेड है, और पापा का ब्लड दादा से कनेक्टेड है, दादा का ब्लड चाचा से कनेक्टेड है, ऐसे करके कि ये ब्लड रिलेशन है। ठीक है, और ये अडेप्टेशन नहीं है, ये अडॉप्शन है। ठीक है, अडॉप्शन। अडॉप्शन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि कल आप अगर अगर कोई किसी के बच्चे को अडॉप्ट करता है, किसी कोई भी बच्चे को अडॉप्ट करता है, तो आप उसके तो लिखोगे ना कि भाई मैं ही इसका गार्डियन हूँ या मैं ही इसका फादर हूँ। अडॉप्शन के बाद तो आप उसके लीगल फादर हो जाते हो, है ना? तो इसलिए अडेप्टेशन नहीं है, ये अडॉप्शन है। ठीक है, तो आपका समझ में है रिश्तेदारियाँ कैसे बनती हैं? या तो खून की रिश्तेदारी होती है, या तो या कि मतलब आपका कहीं पीछे जाके जब आप अपनी लीनिएज को ट्रेस करोगे
तो कहीं से खून का रिश्ता लग जाता है। या तो फिर शादी से होगी या तो फिर अडॉप्शन से होगी। जैसे तुम्हारे मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ से रिश्ता कैसे है भाई? मदर इन लॉ से तुम्हारा रिश्ता कैसे है? मैरिज के बाद है। लेकिन अपनी मम्मी से रिश्ता कैसे? ब्लड से, ठीक है। तो ये क्यों पढ़ना है किनशिप विनशिप? आप ये कहोगे कि भाई जब सोसाइटी में चेंजेस आएंगे तो रिश्तों में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि ब्लड रिलेशंस, किनशिप रिलेशंस जो हैं पहले होती थी। किनशिप रिलेशंस वर बेस्ड अपॉन, मतलब जो हमारी रिलेशनशिप्स होती थी इंडिविजुअल की, वो किनशिप पे बेस्ड होती थी। कि मतलब हमारे सोशल ग्रुप किनशिप बेस्ड होते थे। लेकिन अब हमारे सोशल ग्रुप कैसे हो गए? इंटरेस्ट बेस्ड हो गए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ भाई। अब तुम्हारे पास पार्टी करनी है, हम तुमको हैंग आउट करना है, तुमको पिकनिक पे जाना है। तुम अपने रिश्तेदारों के साथ जाना प्रेफर करोगे अपने दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ तो वो आपकी किनशिप में थोड़ी ना आए, ना ही वो आपने उनको अडॉप्ट करा है, ना ही शादी है, ना ही ब्लड है ना? तो वैसे आप कहोगे कि बेसिकली किनशिप रिलेशंस की जगह पे अब बेसिकली इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस जो हैं वो उनको उनकी जगह ले रही हैं। ठीक है, ऐसे करके लिखना है। चलिए, किनशिप जो है इट इज़ अ यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन एंड दैट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड द मेंटेनेंस ऑफ ग्रुप सॉलिडारिटी। यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? आप कहीं पे भी चले जाओ, आप यूएसए चले जाओ, आप यूके में चले जाओ, आप इंडिया में चले जाओ, या फिर आप पाकिस्तान में चले जाओ, आपको हर जगह पे किनशिप का ये इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा। आगे चलते हैं। मैरिज। मैरिज भी क्या है? एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है। मैरिज क्या होती है? मैरिज इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन। जब मैंने कहा ना भाई, हम सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं, कि जैसे शादी भी हो गई भाई, शादी में भी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट होती हैं। जैसे कि भाई अगर शादी हो जाती है तो आपकी जो, क्या, आई डोंट नो वेदर दिस वर्ड इज करेक्ट और नॉट, बट यू गेट सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। ये क्या है? रिवॉर्ड मान लो इसको, ठीक है, कि हम एनिमल्स हैं, हम इंडिविजुअल हैं, तो ये आपका रिवॉर्ड है। और इसी के साथ साथ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको फीड करना है ना? आपको फीड करना है फैमिली को। और पनिशमेंट क्या होगी? पनिशमेंट ये होगी कि आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली जाएगी अगर आप उसे प्रोवाइड नहीं कर पाओगे तो, है ना? तो वैसे करके कि ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो मैरिज भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो मैरिज क्या है? इट इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन दैट मीट्स फिजिकल, जो हमारी नीड है, साइकोलॉजिकल, वी ऑल नीड समबडी टू टॉक टू, सोशल, भाई जिस आदमी की शादी नहीं होती उसको समाज में इज्जत भी नहीं मिलती, कल्चरल एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ मैन एंड वुमेन। कल्चरल एंड इकोनॉमिक में कैसे भाई? आप कहोगे भाई कल्चरल नीड मेरे को समझा दो फिर। भाई देखो, अगर आपकी शादी नहीं हुई, है ना, जैसे कहते हैं ना मेरे ताता ताती की शादी में दलूल आना, तो क्या है भाई, आप तब आपको कैसे मिस्टर एंड मिसेस कहते हैं ना? तो वैसे करके कि भाई बहुत सारे ऐसे, समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जहाँ पे आपका और आपकी वाइफ का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए आपके कल्चरल नीड, जैसे मैं और सिंपल सिंपल करके तोड़ के देता हूँ कि भाई एक विडो है आज भी भारत में, इफ़ यू आर अ विडो, यू आर नॉट इनवाइटेड फॉर एनी सोशल गैदरिंग, है ना? यू आर कंसिडर्ड एज अ बैड ओमन, है ना? बैड ओमन माना जाता है कि जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो नहीं बुलाएंगे, है ना? तो वो चीज़ की विडो जो होती है वो अपने आप ही ऑस्ट्रेसाइज हो जाती है इंडियन सोसाइटी में। तो मैरिज का सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक नीड्स भी फुलफिल करते हैं। कैसे भाई? अब इसमें डाउरी मत लिख देना। इकोनॉमिक नीड का मतलब क्या होता है? कि जैसे मेल है भाई, अब वो पैसा कमाने के लिए बाहर जा रहा है, तो उसकी जो फीमेल है वो उसके लिए खाना बना रही है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है आजकल तो। ठीक है, तो वैसे करके कि भाई अगर ये फीमेल ना हो तो तुम बाहर जाके पैसा नहीं कमा सकते, है ना? तुम फिर मतलब तुम खाना बनाने में लग जाओगे, चाइल्ड केयर में लग जाओगे। तो वैसे करके कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे डिवाइड कर लेती है और ये कहती है कि तुम पैसा कमा के खाना लेकर आओ, मैं खाना बनाऊंगी, है ना? तुम बाहर जाके पैसा कमाओ, मैं बच्चों को सँभालूँगी। तो वैसे करके अब ये बेसिकली जो फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं भाई हर जगह पे ये क्यों होता है? हाउस हस्बैंड भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? बढ़िया कॉन्सेप्ट है। चलिए, इट इज़ सोशली अप्रूव्ड सैंक्शनड बाय कस्टम्स एंड लॉ। तो बेसिकली ऐसे मैरिज के बारे में ऐसे बोलते हैं, मैरिज इज़ द सेक्सुअल यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल विच इज़ सैंक्शनड बाय द सोसाइटी। ठीक है, अगर अगर आप शादी के बिना, अगर आप, मतलब क्या बोलते हैं, आप इंडल्ज होते हो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, तो उसे पर मतलब उसको फिर सोसाइटी जो है, हर सोसाइटी में उसे टैबू ही माना जाता है। हर कंजर्वेटिव सोसाइटी में उसको एक गलत नज़रिए से देखा जाता है। और जो बच्चा उसमें से पैदा होगा उसको भी मतलब फिर क्या कहते हैं, बास्टर्ड कहते हैं ना? तो वैसे करके कि शादी जो है ये लेजिटिमाइज करती है सेक्सुअल यूनियंस को। तो मैरिज क्या है? एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये हमने देखा। चलिए,
टाइप्स ऑफ मैरिज यहाँ पे लिखे हुए हैं। भारत में कौन सी होती है? मोनोगामी। मोनोगामी का मतलब क्या होगा? वन वुमेन वन मैन, बात खत्म। आगे देखते हैं पॉलीगामी। पॉलीगामी का मतलब क्या होता है कि मोर देन वन स्पाउस एट अ गिवन टाइम। तो इसमें पॉलीजिनी भी होता है और पॉलीएंट्री भी होता है। पॉलीजिनी का मतलब वन मैन इज मैरिड टू मोर देन वन वुमेन एट अ गिवन टाइम। ठीक है, जैसे कि एट प्रेजेंट बेगास एंड गोंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, वाटर वाइफ्स करके एक यूट्यूब पे वो भी है, देख लेना कि भाई वाटर वाइफ्स कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा गरीबी है कि एक घर में, कि मतलब जो औरतें हैं वो एक ही घर में एक आदमी से शादी कर लेती हैं ताकि वो कलेक्टिवली जिंदा रह पाएँ। ठीक है, ये वो बेगास ऑफ गोंड्स एंड, ये देख लेना, बाद में देख लेना। ठीक है, वाटर वाइफ्स का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पॉलीएंड्री क्या होता है? पॉलीएंड्री होता है जब एक वुमेन जो होती है ये बहुत सारे लोगों के साथ शादी करती है। ये हमने देखा था कि ये उत्तराखंड में ट्रेडिशन है। और अगर आपको एग्जाम्पल हिस्ट्री में से देना हो तो वो कौन थी? द्रौपदी, है ना? तो आप द्रौपदी का एग्जाम्पल दे देना। ठीक है, तो भारत के अंदर ट्राइबल में है, बट जो लीगली है ना, लीगली ओनली पॉली मोनोगामी इज अलाउड। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद स्पाउस कलेक्शन होती है। एक होती है एंडोगामी, एक होती है एक्सोगामी। एंडोगामी का मतलब क्या होता है? एंडोगामी का मतलब होता है कि मैं ग्रुप के अंदर ही शादी करूंगी, ग्रुप के बाहर नहीं जाऊंगी। अब देखो, जैसे एंडोगामी के अलग अलग होते हैं। रिलीजियस एंडोगामी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि मैं हिंदू ही लड़के से शादी करूंगी, मैं मुस्लिम ही लड़के से शादी करूंगी क्योंकि मैं हिंदू हूँ, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। फिर होती है कास्ट एंडोगामी, कि मैं मेरी ही जाति में शादी करूंगा, मैं मेरी ही जाति में शादी करूंगी। ठीक है, वैसे करके। फिर ट्राइब एंडोगामी भी होती है। ट्राइब एंडोगामी का मतलब मैं भील हूँ तो मैं भील से ही शादी करूँगा, मैं भील से ही शादी करूँगी। एक्सोगामी, इंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, तो गामी मतलब शादी, बाहर शादी। जैसे कि ट्राइब एक्सोगामी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद विलेज। भाई, ऐसा होता है ना कि कभी भी हम हमारे गांव में शादियां नहीं करते, हम गांव के बाहर करते हैं। तो हम कहेंगे कि इंडिया के अंदर क्या है? विलेज एक्सोगामी है। ठीक है, विलेज एक्सोगामी है, कि विलेज के अंदर शादी नहीं हो सकती। लेकिन कास्ट का क्या होगा? कास्ट एंडोगामी है, कि कास्ट के अंदर शादी करनी है, कि मेरी कास्ट के अंदर शादी करनी है। रिलीजन के अंदर करनी है तो रिलीजन एंडोगामी। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब इसके अंदर होमोसेक्सुअल भी आ जाना चाहिए। देखते हैं। कंटेम्प्रेरी टाइप्स ऑफ मैरिजेस कहती हैं ओपन मैरिजेस हैं। ये क्या होता है? मैरिज इन विच बोथ पार्टनर्स कंकर ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शंस इज एक्सेप्टेबल एंड विल नॉट बी व्यूड एज इनफिडेलिटी। तो ये बेसिकली, अगर आपको इसके लिए देखना है, भाई एक मूवी है, देख लेना, मेट्रो इन दिनों। ठीक है, जो कि बेसिकली ये दिखाती है कि आज के जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, कितने फ्रजाइल हैं, और उनमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। कंपेनियनशिप मैरिज है। मैरिज इज़ बेस्ड ऑन नीड फॉर मैरिज इज़ बेस्ड ऑन द नीड फॉर कंपेनियनशिप। ठीक है, अच्छी बात है। इसी के साथ साथ ना आप ये भी लिखना कि होमोसेक्सुअल मैरिजेस हैं, जैसे थाईलैंड के अंदर होमोसेक्सुअल जो मैरिजेस हैं उनको अलाउ कर दिया है। ठीक है, होमोसेक्सुअल मैरिजेस। ठीक है, और कौन सी मैरिजेस होती हैं? डिवोर्स के बाद भी होती है रिस्ट्रक्चर्ड फैमिली, बट ठीक है, वो यहाँ पे लिखना थोड़ा वो हो जाएगा। ठीक है, तो आजकल क्या हो रहा है? आजकल होमोसेक्सुअल मैरिजेस हो रही हैं। ठीक है, सेम सेक्स मैरिजेस हो रही हैं। चलिए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन द मैरिज इन द मैरिज सिस्टम। तो यहाँ पे लिख रहा है कि राइजिंग एज ऑफ मैरिज, मैरिज की एज जा रही है। हम सारे भाई यूपीएससी वाले 31 साल तक तो यूपीएससी दे रहे हैं, और तो अगर हम हमारी मम्मी से पूछे शादी कब हुई थी, बोलती हैं 18-19 में हो गई थी। देख रहे हो कितनी एज बढ़ जा रही है। चलिए, क्यों हो रहा है? पीपल, क्योंकि वो लोग करियर डेवलपमेंट को, अपने करियर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं बिफोर टाइंग द नॉट। फिर इसके बाद लिखा है चेंजेस इन द फॉर्म। ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस लाइक पॉलीगामी एंड पॉलीजिनी आर लीगली प्रोहिबिटेड इन इंडिया अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक है, फेयर इनफ, इफ यू वांट यू कैन राइट दिस। बट मैरिज में और क्या चेंज आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पे नहीं लिखा होगा तो। तो यहाँ पे लिखा है कि चेंज इन वुमेन्स रोल, विमेन का जो रोल था वो बेसिकली, विमेन आर टेकिंग एन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द स्पाउस सेलेक्शन इन ऑर्डर एंड इन अदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। दे आर चैलेंजिंग ट्रेडिशनल जेंडर एक्सपेक्टेशन। पहले विमेन का क्या होता था? भाई हमारी लड़की तो गाय है, जिसके साथ बांध देंगे चल देगी। अब इसमें ना ट्रांजिशन हो रही है। जो ट्रेडिशनल फैमिली से, उसमें विमेन, लड़की जो है वो लड़के से मिल रही है और फिर डिसाइड कर रही है कि मैं
शादी करूँगी या नहीं करूँगी, ये नंबर 1। दूसरा, विमेन खुद मतलब बाय ओन शी इज़ फाइंडिंग अ स्पाउस फॉर हरसेल्फ, जिसको कि हम लव मैरिज कह देते हैं। ठीक है, चलिए। कंपेनियनशिप rather देन ड्यूटी, मैरिजेस आर इवॉल्व्ड टू बी बेस्ड मोर ऑन लाइफ लॉन्ग कंपेनियनशिप rather देन अ मियर ड्यूटी। कि जैसे होता है ना कि पत्नी धर्म, पतिव्रता पत्नी, अब वो सब जा चुका है। नाउ वी वांट टू मैरी समबडी जिसके साथ हमें रहने में अच्छा लगे। Recognition to live in, Supreme Court legalized the institution of live-in relationship whereby partners prefer to stay together without socially sanctioned marriage rituals। ये भी बढ़िया है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, मैरिजेस के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सब हम यहाँ पे लिखेंगे। लव मैरिजेस भी हो रही हैं, फ्लूइड मैरिजेस हैं, मतलब जो डिवोर्स को लेके जो स्टिग्मा था या टैबू था वो टूट चुका है। लोग जो हैं वो बेसिकली डिवोर्स भी ले रहे हैं और उसके बाद फिर से मतलब डिवोर्स के बाद भी शादियाँ कर रहे हैं। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ फिर भी परसिस्ट करती हैं। आज भी जो मैरिज होती है वो पंडित जी के साथ ही होगी, उसके अंदर फैमिली का बैकग्राउंड देखा जाता है, कास्ट देखी जाती है ना? तो वैसे करके कि मैरिज का रिचुअल रोल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार ये वाला देखते हैं इसमें क्या है। अगर आप देखोगे तो इन लोगों ने जो हमने पढ़ा है ना, उसको इन लोगों ने ग्रीन बॉक्स में डाल दिया ताकि आपको याद रहे, आप लंबे समय तक याद रख सको। अब हम देखते हैं मैरिजेस में चेंजेस क्या आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, वुमेन। शादी किसकी होती है, विमेन की। और इन्वॉल्व क्या होती है इसमें, फैमिली, और एक तरफ होता है मैन। ठीक है, अब वो मैन वुमेन जो भी आपको करना है कर लेना। तो विमेन की तरफ से मैं देखूं तो भाई शी हैज़ फ्रीडम, है ना, उसकी जो ओपिनियन है उसको कंसिडर किया जा रहा है। दूसरा, विमेन खुद ही लव मैरिज कर रही है। फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली का जो रोल है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। और अगर हम मैन की बात करें तो मैन जो है वो अपने मतलब हम कह लेंगे कि करियर, मतलब मैन एंड वीमेन दोनों ही, बट मुझे लिखना है ना तो करियर की वजह से वो मैरिजेस को डिले कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लेंगे कि मैरिज की जो एज है वो बढ़ रही है। फिर इसके बाद हम कहेंगे कि लव मैरिजेस आ रही हैं। इसके बाद हम कहेंगे कि डिवोर्सेस आ रहे हैं और फिर उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिलीज बन रही हैं। फिर मतलब फिर से शादी कर रहे हैं डिवोर्स करने के बाद। फिर इसी के साथ साथ भाई लिव इन रिलेशनशिप तो पक्का लिखना है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा हॉट है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और इसी के साथ साथ अगर मुझे और लिखना हो तो आई वुड जस्ट राइट दिस, हाँ मतलब इतना ही काफ़ी है। चलिए, ठीक है, तो ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। और ऑफ कोर्स भाई होमोसेक्सुअल वाला तो लिखना है ना, कि सेम सेक्स मैरिजेस जो हैं वो एक फिनोमिना बन रही हैं। इंडिया का मत लिखना क्योंकि इंडिया में सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल स्टेटस नहीं मिला है। चलिए, आगे चलते हैं। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स आर द राइट्स क्रिएटेड। कॉन्जुगल राइट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली राइट्स हो वैसी, दीज आर द राइट्स व्हिच आर क्रिएटेड बाय मैरिज। द राइट ऑफ द हस्बैंड और द वाइफ, right of the husband or the wife to the society of others, to the society of the other spouse। ठीक है, the law recognizes these rights both in personal law dealing with marriage divorce and in criminal law requiring payment of maintenance and alimony। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब क्या होता है, शादी करने के बाद जो आपको राइट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो मैरिटल मैरिटल रेप जो होता है भारत में, इसके लिए कोई सज़ा नहीं है मैरिटल रेप के लिए, है ना? क्यों? क्योंकि वो आपका एक कॉन्जुगल राइट है कि मतलब अगर आपने शादी कर ली है तो इट इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ रेप। इन द सेम वे, अगर एक आदमी अपनी औरत को छोड़ देता है तो उस औरत को एलिमनी मिलती है, तो लोग कहते हैं कि भाई ये एलिमनी क्यों देनी है ना? तो वैसे ही फिर लड़कियां कहती हैं कि भाई डाउरी क्यों लेनी है। तो डाउरी तो छोड़ दो, लेकिन एलिमनी ये क्या है, ये आपका कॉन्जुगल राइट है जो कि आपको लॉ देता है जस्ट बिकॉज आप दोनों ने एक साथ रहने का मतलब आप दोनों ने शादी कर ली और उसको रजिस्टर करवा लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स refers to restoring marital companionship and obligations previously enjoyed by the couple. It aims to preserve the sanctity of marriage and encourage cohabitation। ठीक है, ओरिजिन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इज कोडिफाइड इन हिंदू पर्सनल लॉ नाउ, बट हैज़ कलोनियल ओरिजिन्स एंड हैज़ जेनेसिस इन एक्स सेलेस्टिकल लॉ। डोंट वरी अबाउट ऑल दिस, ये एकदम
पढ़ो भूल जाओ, कुछ नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। यूपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछती है वो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के साथ पूछती है। अगर वो ये पूछेगी ना तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बेसिस पे पूछेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड हम आगे टॉपिक में देखने वाले हैं, ठीक है? आई हैव सीन ऑल द पीवाईक्यूज, तो मैं तो पीवाईक्यूज मेरे फिंगर टिप पर हैं, स्पेशली सोसाइटी के। तो आई कैन टेल यू कि मतलब आपको इतना उसमें जाने की ज़रूरत नहीं, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कॉन्जुगल राइट्स क्या होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो जो अतुल सुभाष करके शायद एक केस था ना, उसमें उस आदमी ने फांसी लगा ली खुद को, क्योंकि वो कह रहा था कि मेरे लिए जो प्रोसेस है जस्टिस पाने की, वही बेसिकली यातना बन चुकी है ना? तो उसमें वो पूछेंगे कि क्या भारत के अंदर कॉन्जुगल राइट्स को वापस रीलुक करना चाहिए? तो आप वहाँ पे उसको लिखना कि यस, करना चाहिए, है ना? आपको करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सब सोसाइटी सोसाइटी के अंदर ऐसे करके डिसफंक्शनल चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जो लॉज हैं उनके अंदर फ्लॉज हैं। तो वो फ्लॉज को आप हाईलाइट कर देंगे जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ेंगे, तो ज़्यादा उसको टेंडिंग टूवर्ड्स फीमेल करेंगे कि फीमेल को देखो ये सारे अधिकार नहीं है, है ना? तो वैसे करके हम लिखेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल एंड इट। तो चिल करो एकदम। इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिजेस इन इंडिया, इसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस जो हैं वो टोटल 10% है। इंटरकास्ट मैरिजेस मेक अराउंड 10% ऑफ इंडिया। कि भाई जैसे मान लीजिए कि अब तुम, मान लो कि तुम बनिए हो, बनिए क्या होते हैं, वैश्य। मान लीजिए कि आप वैश्य हो और आप एक आईएएस हो। आप ट्रेनिंग पे गए, आपको वहाँ पे एक लड़की मिली और आपको वो लड़की अच्छी लगी, और मान लीजिए कि वो है ब्राह्मण और वो भी आईएएस है, और आप दोनों को सेम काडर भी मिल रहा है, तो क्या वहाँ पे आप कास्ट के बारे में सोचोगे? नहीं सोचोगे। तो इसीलिए भारत के अंदर इंटर कास्ट मैरिजेस जो हैं, स्पेशली अर्बन फोल्ड में, वो बढ़ती जा रही हैं। 10% ऑफ टोटल मैरिजेस जो हैं वो इंटर कास्ट हैं। आई डोंट थिंक इट इज़ 10, इट इज़ अराउंड 5-6%। 10 थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट ठीक है। इन्होंने 10 लिखा है, हम 10 मान के चलते। अगर आफ्टर दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सी इट एंड देन आई विल करेक्ट इट ऑल्सो, या फिर इसी वीडियो के अंत में हम जाके देखेंगे। अभी देखूंगा तो फ्लो टूटेगा। इंटर रिलीजियस मैरिजेस कितनी है? 2% है। तो यूपीएससी का पीवाईक्यू है। यूपीएससी कहता है कि दो इंटर इंटर कास्ट मैरिजेस हैव सीन अ राइज, लेकिन इंटर रिलीजियस मैरिजेस में अभी भी उतना राइज नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे बुद्धू बच्चा क्या करेगा? बस हिंदू मुस्लिम करने लगेगा। सारे करने हैं, है ना? हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, फिर उसके बाद मुस्लिम सिख, है ना? तो वैसे करके कहना है कि मतलब जो इंटर कास्ट कल्चर है वो बहुत सिमिलर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर ब्राह्मण मंदिर जा रहा है तो वैश्य भी तो मंदिर जा रहा है, शूद्र भी तो मंदिर जा रहा है। सिटी में रह रहे तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन ब्राह्मण है कौन वैश्य है। और फर्क भी कहाँ पड़ता है? जैसे मैं हूँ भाई, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, है ना? मुझे नहीं पता मेरे दोस्तों की क्या कास्ट है ना? लेकिन मुझे उनका धर्म तो पता होता है ना? नाम से पता चल जाता है फरहान का धर्म क्या होगा, इस्माइल का धर्म क्या होगा, और विवेक का धर्म क्या होगा, और मंजीत का धर्म क्या होगा, है ना? तो इसीलिए रिलीजन जो है वो अभी भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हमारा रिलीजियस रिलीजियस कल्चर जो है वो डोमिनेंट कल्चर है। कास्ट कल्चर जो है वो एक सब कल्चर है। और डोमिनेंट कल्चर जो होता है वो लार्जली सिमिलर होता है हर कास्ट में। हमको ऐसा कुछ जादू लिखना है, ठीक है? चलिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि की फैक्टर क्या है जो इंटरकास्ट मैरिजेस को ड्राइव कर रहा है, ये टॉपिक होगा। और बैरियर्स टू इंटर रिलीजियस मैरिजेस डिस्पाइट सोशो इकोनॉमिक इक्विटी, कि क्यों भाई क्यों नहीं हो रही शादियाँ? यही सवाल था ना, मैंने कहा था, देखो उन्होंने पूछ लिया। आई एम टेलिंग यू, पीवाईक्यूज पढ़ के बैठा हूँ, तो वट एवर आई विल टीच, जो मेरे को सच में लगेगा कि भाई क्या बात है ये तो आ सकता है, वही पढ़ाऊंगा। चलिए, फैक्टर्स ड्राइविंग द ग्रोथ ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस क्या है? यहाँ पे लिखा है, पहला है इंटरकास्ट, मतलब अंतर जातीय शादियाँ क्यों हो पा रही हैं। तो पहला कह रहे हैं अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। अर्बन सेंटर्स लाइक मुंबई बैंगलोर शो हायर प्रेवलेंस अप टू 20% एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि अर्बनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन हो रही है, तो वहाँ पे कास्ट की जो ग्रिप है वो कम है। एजुकेशनल अटेनमेंट, एजुकेटेड यूथ एंड देयर फैमिलीज एग्जिबिट ग्रेटर ओपननेस। एग्जाम्पल द कपाडिया की स्टडी है, फाउंड दैट 51% ग्रेजुएट पेरेंट्स सपोर्टेड इंटरकास्ट यूनियंस, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर पेरेंट्स एजुकेटेड हैं तो वो सपोर्ट करते हैं इंटरकास्ट मैरिजेस। ऐसे बोलेंगे कि अगर हमारा बच्चा खुश है तो हम भी खुश हैं, हमें क्या करना है, इन्हीं को जीना है साथ में। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, पर्टिकुलरली अमंग वुमेन, एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अलाउ फॉर चॉइसेस बियॉन्ड कास्ट कंसिडरेशन। कि जैसे कोई फीमेल है भाई, अब वो मान लीजिए वो साल साल के 10-20 लाख रुपए कमाती है ना? और उसे अपने ऑफिस में कोई लड़का अच्छा लगता है, तो भाई वो क्यों ही उसकी कास्ट देखेगी जब उसे पता है कि भाई वो भी उतना ही कमाती है, ठीक है? तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी एक रीज़न है,
फिर इसी के साथ-साथ एक्सपेंडिंग सोशल नेटवर्क्स, जैसे कि इन स्टेट्स लाइक पंजाब विद इंक्रीज्ड मोबिलिटी पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन 22.36 इंटरकास्ट मैरिजेस हैव बीन रिपोर्टेड। ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है कि शिफ्टिंग फैमिली प्रायोरिटीज, families increasingly prioritize economic stability and compatibility over caste alignment। ये बात भी सही है भाई, कि जो फैमिलीज हैं वो कहती हैं कि मतलब जैसे अभी हम भी हैं, है ना, हम क्या मतलब आर वी गोइंग टू कंसिडर कि हमें रिश्ते में कितने पैसे मिल रहे हो, आर वी गोइंग टू कंसिडर कि दैट पर्सन विल आई बी एबल टू स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद दैट पर्सन, है ना, हम उसका एटीट्यूड नेचर बिहेवियर ज़्यादा देखेंगे, राइट। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी। आप बोलोगे भाई मैं याद कैसे करूँ, तो हमेशा जब भी ऐसे ऐसे आते हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं पेस्टल लगाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं पॉलिटिकल में देखूँ तो भाई हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे पास आर्टिकल है ना भाई, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 है जो कि कहता है मतलब जो कि बेसिकली कास्ट कास्ट को जो है जो कि मतलब जो कास्ट रिजिडिटीज़ हैं उनको तोड़ने की बात करता है। तो आर्टिकल 15 हो गया कास्ट के लिए। ठीक है, देखा, तुम देख रहे हो, मैं ऐसे पॉइंट्स भी निकाल सकता हूँ अगर मैं पेस्टल अप्रोच लगाता हूँ। भाई इकोनॉमिक में देखते हैं, इकोनॉमिक में अगर मैं देखूँ तो भाई मेरे को सामने वाले की क्लास ज़्यादा मैटर करती है रेदर देन कास्ट। क्लास का मतलब अगर वो हायर क्लास है या मेरी क्लास वाला है तो मैं उससे शादी करने के लिए रेडीली अवेलेबल हो जाऊँगा। लेकिन मेरी सेम कास्ट है बट गरीब है ना? तो मैं शादी नहीं करूँगा। इन द सेम वे मान लीजिए कि कोई लड़की है जो कि हायर क्लास की है, लेकिन उसकी जाति में उसको कोई लड़का मिले जो कम कमाता है उससे, तो वो शायद शादी ना करे। ठीक है? इसी के साथ-साथ इकोनॉमिक में फीमेल की जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, ठीक है? अब आप कहोगे कि भाई ये मैं याद कैसे रखूँ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप देखोगे ना 90% ऑफ सोसाइटी के अंदर ये लग ही जाएगा कि फीमेल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस 90% ऑफ सोसाइटी के टॉपिक्स में ये लगता है कि फीमेल को क्या मिली है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिली है, और इसीलिए वो अपनी क्या कर पा रही है, वो अपने राइट्स को असर्ट कर पा रही है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम आगे चलें, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, और फिर उसके बाद हम इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम सोचने की कोशिश करेंगे, जैसे कि फैमिली। ठीक है, तो फैमिली का क्या हो रहा है, फैमिली थोड़ी सी फ्लूइड है। हमने आज देख लिया कि कपाडिया की स्टडी है। कपाडिया की स्टडी ने क्या बोला है, कपाडिया की स्टडी ने कहा है कि 50% ऑफ ग्रेजुएट पेरेंट्स ये कहते हैं कि उन्हें इंटरकास्ट मैरिजेस से प्रॉब्लम नहीं है। हम देखते हैं अर्बन। ठीक है, अर्बन में क्या हो रहा है, अर्बन में क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन में क्लास कॉन्शियसनेस बहुत स्ट्रांग है, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा है, कास्ट कॉन्शियसनेस वीक है। तो सेम थिंग वी आर राइटिंग, और यहाँ पे आई थिंक इट इज़ राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस अ फ्रेमवर्क, जो कि शायद स्लीपी क्लासेस के जो सर है ना, शेखर गुप्ता सर, उन्होंने बताया था। FMCGRCR, आई होप आई रिमेंबर इट। फैमिली में क्या बदलाव आ रहे हैं वो लिख दो, मैरिज, फिर उसके बाद कास्ट, जेंडर, फीमेल वाला आ गया ना इसमें, जेंडर, फिर उसके बाद रिलीजन, फिर उसके बाद रूरल एंड अर्बन में क्या डिफरेंस है, भाई वहाँ पे कास्ट है तो यहाँ पे क्लास हो जाएगा। अब आप इसको ना इसमें लगा के देखो, टक करके लग जाएगा। आई नो आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ फ्रेमवर्क, तो आई वॉन्ट टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि ना सोसाइटी के भाई आधे क्वेश्चन तो इसी फ्रेमवर्क से हो जाएंगे। फैमिली, यहाँ पे हमने देख लिया कि कपाडिया जी की स्टडी है, ये रही, कि भाई ग्रेजुएट पेरेंट्स कह रहे हैं कि कर लो इंटरकास्ट। मैरिज, यही तो हमारा सवाल है। कास्ट, हम कहेंगे कि कास्ट में आर्टिकल 15 आ गया, है ना, आर्टिकल 15 आ गया। भाई सरकार की स्कीम है जो कि कहती है, ऐसी कोई स्कीम है जो कि कहती है कि आपको 1 से 2 लाख रुपए मिलेंगे सरकार के द्वारा अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करोगे। ठीक है। अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर में कौन है भाई, मेल है, फीमेल है, तो हम कहेंगे जेंडर में फीमेल की फ्रीडम है। अब वो फ्रीडम उसके पास है तो भाई लड़की तो भाई अपने हिसाब से लड़का चूज़ करेगी, तो कास्ट में क्यों करेगी, उसको जो अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हम रिलीजन की बात करेंगे, तो हम कहेंगे कि जो मैरिज है उसका सेक्रामेंटल वैल्यू कम हो गई है, उसकी एग्रीमेंटल वैल्यू ज़्यादा है। कि भाई ऐसे ना, कि पहले ऐसा होता था कि पतिव्रता पत्नी, अब ऐसा है कि मतलब पति पत्नी ये कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, तो हम इसको अगले स्टेज तक लेके जा सकते हैं। यू विल सी अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप विल नॉट एंड अप विद मैरिज, है ना। जैसे हम तुम अपने दिमाग में सोच लो कि अपनी तो शादी होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपैटिबिलिटी जो है वो टाइम के साथ समझ में आती है। चलिए, अगर हम क्लास की बात करें तो बिल्कुल भाई,
क्लास कॉन्शियसनेस बहुत हाई हो चुकी है, कास्ट कॉन्शियसनेस जो है वो अर्बन फोल्ड में कम है। क्लास कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है भाई? हम जानना चाहते हैं कि सामने वाले के घर में कार है, नौकर चाकर हैं कि नहीं है। कास्ट का हम क्या करेंगे? रूरल अर्बन डिवाइड है कि हम कहेंगे कि अर्बन कॉस्मोपॉलिटन कल्चर जो है वो इंटर कास्ट मैरिजेस को अलाउ करता है, लेकिन रूरल कल्चर में आज भी जो कास्ट है एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। वी कैन राइट लाइक दैट। चलिए, पूरा का पूरा हमने एफ एम सी जी आर सी आर से कर लिया। ठीक है, एफ एम सी जी आर सी आर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा फैमिली, मैरिज, कास्ट, फिर उसके बाद जेंडर, रिलीजन, एंड देन रूरल अर्बन डिवाइड कैसा चलता है और क्लास क्या है। चलिए, आगे चलते हैं। टाइम लिया, अच्छा किया। बैरियर्स टू इंटर रिलीजियस मैरिज, भाई सब हो रहा है इंडिया में, लेकिन भाई ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा कि भाई हिंदू मुस्लिम की शादियां नहीं हो रही, या फिर सिख और मुस्लिम्स की शादियां क्यों नहीं हो रही? यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रॉन्ग रिलीजियस आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि डाइवर्जेंट कस्टम्स हैं अक्रॉस रिलीजन, मेक इंटीग्रेशन हार्डर विद इन द कास्ट इटसेल्फ। ठीक है, बेसिकली हमारी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। मान लीजिए कि इफ़ अ गर्ल हु इज़ अ हिंदू, शी मैरिज अ मुस्लिम, तो क्या होगा? शी हैज़ टू गिव अप हर मुस्लिम आइडेंटिटी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम पर्सनल लॉ ओनली अ मुस्लिम कैन मैरी अ मुस्लिम, तो शी हैज़ टू कन्वर्ट। तो वो कहती है अरे ये तो दिक्कत हो गई। फिर उसके बाद कम्युनिटी एंड सोशल प्रेशर भी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कम्युनिटी एंड सोशल प्रेशर है। जैसे कि आप बात करते हैं, हम द टॉप विद क्या कहते हैं, विद फ्रेजेस लाइक लव जिहाद, हमको ये दिखता ही है ना? हमको ये लव जिहाद जैसी बातें उठती हैं तो हमको ये दिखता ही है। फिर इसी के साथ साथ कल्चरल इनकॉम्पैटिबिलिटी है। कैसे कि मान लीजिए कि एक जगह पे जो काव है, काव जो है वो बेसिकली डाइट का पार्ट है, और एक जगह पे जो काव है वो बेसिकली उसका एक स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट अटैच्ड है। ऐसे करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीकर सपोर्ट सिस्टम्स हैं। क्यों? क्योंकि अनलाइक इंटरकास्ट यूनियंस, इंटरफेथ कपल्स लैक बैकिंग फ्रॉम द मेन स्ट्रीम प्रोग्रेसिव वॉइसेस। हिस्टोरिकल कम्युनल टेंशन्स तो हैं ही भाई। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ लीगल हर्डल्स हैं। क्यों? क्योंकि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, कि अगर आपको इंटर रिलीजियस शादी करनी है तो स्पेशल मैरिज एक्ट की तरफ करना होगा, और उसमें प्रिवेसी कंसर्न्स हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको इंटर रिलीजियस मैरिज करनी है, तो आप कोर्ट में जाओगे, तो कोर्ट कुछ समय के लिए लिखेगी कि मान लीजिए कि दो लोग हैं जो इंटर मैरिज कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक है फरहान, और एक है कोई कोई हिंदू नेम, चलो सिख नेम ले लेते हैं, कि मान लो एक फरहान है और एक लड़की है जिसका नाम है अमृत। ठीक है, अब इन दोनों को शादी करनी है, तो पहले क्या होगा? एक बेसिकली नोटिफिकेशन में पब्लिश होगी, उसमें लिखा होगा कि फरहान एंड अमृत सो एंड सो फादर सन एंड डॉटर ऑफ सो एंड सो मैरिज कर रहे हैं। अगर किसी को इस पे विरोध है तो बताओ। ठीक है, तो फिर उसके बाद कोई विरोध नहीं करेगा तो फिर शादी रजिस्टर होगी। कितना वियर्ड है, बट दिस वाज डन ताकि फोर्स्ड कन्वर्जेंस ना हो। किसी कोई भी रिलीजन जो है वो एक दूसरे का फोर्स कन्वर्जन ना करवाए, और सोसाइटी जो है वो जान पाए कि कौन किससे शादी कर रहा है, ताकि उस फोर्स कन्वर्जन को रोका जा सके। इट केम विद अ गुड थॉट, बट इसका मिसयूज के पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। एंड रिलीजियस कन्वर्जन के फियर्स भी हैं। रेसिस्टेंस अराइजेज फ्रॉम द कंसर्न ऑफ लॉस ऑफ फेथ आइडेंटिटी, इंटेंसिफाइड बाय कंट्रोवर्सीज लाइक लव जिहाद डिबेट। ये तो हमने देखा ही। चलिए, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रमोटिंग अवेयरनेस, एजुकेशन एंड कम्युनिटी डायलॉग इज द की टू रिड्यूसिंग बायसेस, encouraging acceptance of both inter-caste and inter-religious marriages by shifting the societal lens towards individual choice and mutual respect. India can foster stronger social integration and inclusivity in personal relationship. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है कि क्या सेम सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आई थिंक इट इज़ अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैं पेपर सेट करता तो मैं पूछता, है ना? बिकॉज दिस इज़ वेयर आप ना एक एस्पिरेंट की इनर बायसेस को पकड़ सकते हो, और यहाँ पे अगर एस्पिरेंट कहेगा हाँ कर दो, क्या दिक्कत है ना? तो इससे ये पता चलता है कि भाई ये तो ज़्यादा ही मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे जा रहा है, बट ये सोशल रियलिटी से अवगत नहीं है। लेकिन अगर कहते नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पे ये ट्रेडिशनल वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि भाई इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल मिसिंग है। तो समझदारी क्या होगी? मैं लिखता कि एक पीसमील अप्रोच होनी चाहिए, है ना? पीसमील अप्रोच होनी चाहिए, और इसमें जब सोशल मोरालिटी सेम सेक्स रिलेशनशिप के लिए रिलेटिवली ओके हो जाए, तो फिर आप सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दो।
है ना, समथिंग लाइक दैट मैं लिखता, है ना, कुछ ऐसा लिखता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हेल्ड किया था कि राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, ऐसा कुछ कहा था सुप्रीम कोर्ट ने भी। तो देखते हैं, सेम सेक्स मैरिज कैन बी आइडेंटिफाइड एज यूनियन बिटवीन टू होमोजेनियस सेक्स, एंड यहाँ पे लिखा है देयर हैव बीन लॉन्ग डिबेट्स एंड डिस्कशन अबाउट लीगलाइजिंग द सेम सेक्स मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। बहुत ही अच्छा किया इन्होंने, एक्ट का नाम लिख दिया। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट लीगलाइजिंग द सेम सेक्स मैरिज, यहाँ पे रिलीजियस डेफिनेशन ऑफ मैरिज जो है वो ऑल्टर हो जाती है। बिल्कुल भाई, रिलीजन में तो लिखा है ना कि एक मतलब नर और नारी के मिलन, है ना, ऐसे करके लिखा है। तो हेट्रोजीनियस होनी चाहिए। हेट्रोजीनियस का मतलब होमोसेक्सुअल, मतलब होमोजीनियस मतलब एक ही, मतलब मेल 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 या मेल फीमेल। हेट्रोजीनियस की मतलब एक मेल है तो दूसरी फीमेल है, ऐसे करके। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं लेजिस्लेटिव सैंक्शन है। द राइट टू मैरी इज नॉट एब्सोल्यूट रेदर इट इज़ अ सब्जेक्ट टू स्टेट लॉ। मैंने कहा ना, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। द स्टेट में assert a legitimate interest in regulating the matter, such as when to be married, how often, to whom and how to divorce, ये तो करती है स्टेट, and laws relating to bestiality or incest। The limited right to privacy है। The right to sexual orientation is a part of right to privacy. However, it cannot be extended to marriage. It is necessary. It has a necessary public element. फिर उसके बाद यहाँ पे वही लिखा है कि मतलब जैसे हमारे राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो मेरे आर्टिकल 21 के नीचे आता है कि मैं कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। लेकिन मैं उसे स्टेट से लेजिटिमाइज कर दूँ इन द फॉर्म ऑफ मैरिज, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये यहाँ पे ये कह रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें एक पब्लिक एलिमेंट है कि स्टेट जो है एक पब्लिक एंटिटी है, और पब्लिक जो है उस मैरिज को लीगलाइज करती है स्टेट के द्वारा, और स्टेट नहीं मान रही होमोसेक्सुअल को, तो कैसे हम वो अलाउ कर दें, ऐसे लिखा है। ठीक है, चलिए, बस वो वही सेम चीज़ जो ऊपर लिखी है ना, उसे घुमा के लिखा है। द इश्यूज विद अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन बाई LGBTQ पेरेंट्स कैन हैव सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड नेगेटिव एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन वेलबींग। बिल्कुल भाई, जैसे कि एक सिंगल मदर, आज भी मैंने जहाँ तक मेरा मेरा ध्यान है, एक सिंगल मदर शी कैन अडॉप्ट अ बॉय और अ गर्ल, बट एक सिंगल फादर ही कैन ओनली अडॉप्ट अ बॉय, आई थिंक ही कैन नॉट अडॉप्ट अ गर्ल, है ना। अभी तो यही 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 तो डिस्क्रिमिनेशन अभी भी चलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जेंडर्ड टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी सच एज मदर फादर, हस्बैंड वाइफ हैव बीन जेंडर्ड विच वुड बी प्रॉब्लमैटिक इन सेम सेक्स मैरिजेस। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इन सभी चीज़ों की वजह से नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ना मैं कुछ वर्ड्स ड्रॉप करता, जैसे कि सोशल मोरालिटी, है ना, सोशल मोरालिटी को मैं ड्रॉप करता, और मैं कहता कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन चूज करने का राइट देती है, लेकिन मैरिज जो है ये एक सोशल कंसर्न है, इसलिए सोशल मोरालिटी जो है इसको डिटरमाइन करेगी। अब आर्ग्यूमेंट इन फेवर क्या बोला है, यहाँ पे लिखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपहेल्ड किया है कि कोहैबिटेशन इज अ फंडामेंटल राइट एंड इट्स गवर्नमेंट्स ऑब्लिगेशन टू लीगली रिकॉग्नाइज द सेम। ठीक है, कोहैबिटेशन का मतलब क्या है कि दो सेम सेक्स के कपल एक साथ रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका पर्सनल स्पेस है ना, वो प्राइवेट स्पेस है, वहाँ पे सोसाइटी एंटर नहीं कर सकती। ठीक है, सेक्शन 377 डिक्रिमिनलाइज हो ही चुका है। फिर इसके साथ नो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, जेंडर आर फ्लूइड एंड नॉट एब्सोल्यूट, रेदर इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन वंस, जो मतलब उनकी जो बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन है। रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, यहाँ पे लिखा है मैरिज इज नॉट जस्ट अ लीगल बॉन्ड बट ऑल्सो अ सोशल रिकॉग्निशन ऑफ लव एंड कमिटमेंट। डिनाइल ऑफ मैरिज अंडरमाइंस द डिग्निटी एंड आइडेंटिटी ऑफ सेम सेक्स इंडिविजुअल्स। ये भी ठीक है। यहाँ पे लिखा है लीगल एंड सोशल सिक्योरिटी, मैरिजेस प्रोवाइड एक्सेस टू लीगल राइट्स सच एज इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एंड पेंशंस, एंड नेक्स्ट ऑफ किन स्टेटस। Same sex couples are deprived of these protections without legal recognition. Evolving social morality. Constitutional morality must override societal prejudices. Public opinion is gradually shifting in favor of same sex rights, especially among the youth and the urban population. ये भी ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विल ऑलवेज सुपरसीड पब्लिक मोरालिटी। ठीक है, ऐसे करके कहा कि पब्लिक मोरालिटी की पब्लिक चाहती थी कि शबरीमाला में औरतें ना जाएं, लेकिन संविधान के हिसाब से वो जा सकती थी तो जाना चाहिए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि जब हम किसी को मैरिज से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो जो मैरिज के साथ जो प्रिविलेजेस मिलती हैं उसकी वो प्रिविलेजेस रोक रहे हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, मेंटेनेंस,
ठीक है, इसी के साथ साथ ये कह रहे हैं कि जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है वही बहुत फ्लूइड है। मेल एंड फीमेल जो है ये बेसिकली आपका सेक्स है, ये आपका जेंडर नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। सेक्स मतलब जो बायोलॉजिकल है, जेंडर मतलब जो मैं मानता हूँ। भाई आजकल तो लोग कहते हैं आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ डॉग, है ना, फीमेल या मेल डॉग, तो ऐसा भी चलता है। फिर उसके बाद 377 डिक्रिमिनलाइज हो चुका है, और कोहैबिटेशन का राइट तो है ही, लाइक यू कैन नॉट टेल समबडी और यू कैन नॉट पुट समबडी इन जेल जस्ट बिकॉज दे आर टू मेल्स स्टेइंग इन द सेम हाउस। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड ये है कि मास अवेयरनेस होनी चाहिए कि मतलब एलजीबीटी टू क्यू कमिटीज कम्युनिटी जो है इसके बारे में, ताकि हम इक्वालिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल सेक्सुअली ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स को प्रमोट कर सकें। जेंडर एक जेंडर न्यूट्रल टर्मिनोलॉजी, और जनरल नहीं है, ये जेंडर है। जेंडर न्यूट्रल टर्मिनोलॉजी, द एक्ट लॉ एंड बाईलॉज should have gender neutral references, for instance replacing husband and wife and terms in special merit act with spouse। ठीक है ना, ये भी अच्छा है भाई। मुझे ही नहीं पता था कि भाई अगर हस्बैंड एंड वाइफ की जेंडर न्यूट्रल टर्मिनोलॉजी होगी तो वो क्या होगी, स्पाउस होगी। लीगल रिफॉर्म्स होने चाहिए, फॉर एग्जांपल लीगल प्रोटेक्शन होनी चाहिए इस कम्युनिटी के लिए, एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी के लिए। एंड इट इज़ क्रूशल टू अपहोल्ड द राइट्स एंड डिग्निटी इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन। कलेक्टिव एफर्ट्स हमको लेके आने पड़ेंगे, पॉलिसीज एंड लॉज, है ना। मैं तो ये नहीं लिखता, मैं तो सिंपल सी बात ये लिखता कि भाई पीस मील अप्रोच फॉलो करो। हम लोगों ने प्राइवेट स्पीयर में उनके राइट्स को गारंटी कर दिया, और जब सोशल मोरालिटी विद विद टाइम जब उस तरफ मूव करेगी, देन वी कैन थिंक ऑफ हैविंग सेम सेक्स मैरिजेस। क्योंकि सोसाइटी के अंदर मतलब क्योंकि सोसाइटी के अंदर ऐसे जो चेंजेस हैं, ऐसे फ्रीक्वेंट चेंजेस जो हैं, ये बेसिकली क्या कहते हैं, ये जो है बेसिकली इनके डिसफंक्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। डिसफंक्शंस बहुत हो सकते हैं, और इसीलिए मैं कहता कि जो वेस्ट है ना, जो लिबरल वेस्ट है, वो भी बहुत ही कॉशियस है अबाउट ग्रांटिंग दीज राइट्स, है ना। तो इसीलिए हम इसको पीस मील अप्रोच में अलाउ कर सकते हैं। चलिए, तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप अंडर उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड आया था, जिसको कि बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ करा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर मतलब दाव पेच थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, की हाइलाइट्स क्या हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टिपुलेट्स दैट हेट्रोसेक्सुअल, देख रहे हो, हेट्रोसेक्सुअल, होमो नहीं, हेट्रोसेक्सुअल कपल्स, उनको पक्का पक्का रजिस्टर करना पड़ेगा अपनी लिव इन रिलेशनशिप को। अब आप कहोगे लिव इन रिलेशनशिप को क्यों रजिस्टर करना है, ये तो गलत है, हमारी मर्जी, हम रह रहे नहीं। मान लो कि कल एक चाइल्ड हो जाती है, ठीक है, मदर कहती है कि भाई ये इसी का बच्चा है, बच्चा हो गया तो ये मेरे को छोड़ के चला गया। भाई उस चाइल्ड का पापा कौन, उस चाइल्ड की केयर कौन करेगा बताओ, है ना। तो इसीलिए फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए, द रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन्ड बाय द लोकल पुलिस स्टेशन। द लॉ इंक्लूड प्रोविजंस टू इंश्योर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर वुमेन इन केस वेयर देयर पार्टनर्स अबैंडन्स देम। ये भी बात ठीक है भाई। मान लीजिए कि आजकल तो ऐसे मतलब केसेस होते ही हैं जहाँ पे मतलब वो लिव इन के लिए एक साथ रुके, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद मेल को लगा कि ना, इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, तो वो छोड़ के चला गया। अब वो विमेन जो है वो कहाँ जाएगी। एंड सेम गोज, बेसिकली दीज आर प्रो वुमेन पॉलिसीज, तो इसलिए मैं वुमेन वुमेन बोल रहा हूँ। Failure to present the valid certificate of registered relationship may attract jail term up to 6 months. Critics argue that such requirement infringe upon constitutional right to privacy and personal liberty। बिल्कुल भाई, मान लो, आई एम जस्ट सेइंग दिस कि कोहैबिटेशन भी एक होती है। कोहैबिटेशन क्या है, मेरा फंडामेंटल राइट है। मान लो पुलिस आई, बोली कि तुम दोनों लड़का लड़की एक साथ कैसे रह रहे हो, हमको सर्टिफिकेट दिखाओ। तो हमने बोला हम तो बस रेंट शेयर करते हैं, हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो बोले नहीं नहीं, लड़का लड़की एक साथ नहीं रह सकते। तो मैं तो मतलब फिर यहाँ पे आप देख रहे हो ना कैसे कन्फ्लिक्ट हो गई। मेरी मर्जी है ना, मैं किसी के साथ भी रहूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, है ना। तो वैसे करके कि इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया कि ये पर्सनल लिबर्टी और राइट टू प्रिवेसी को वायलेट करता है, कि आपको मैंडेटरी रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है लीगल कंटेक्स्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। ये क्यों, क्योंकि भाई लिव इन रिलेशनशिप यूपीएससी एज अ टॉपिक पूछ सकती है। ठीक है, ऐसा बोलेगी कि क्या लिव इन रिलेशनशिप को रेगुलेट करना चाहिए, क्या बोलोगे, कोई आइडिया ही नहीं है। भाई कुछ तो लिखोगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में आया था, उन्होंने कहा कि रजिस्टर करना पड़ेगा, लोकल पुलिस स्टेशन डेटाबेस रखेगी, और ये ज़रूरी है क्योंकि भाई अगर बच्चा हुआ तो उसकी टेक केयर कौन करेगा, जो जो फीमेल है उसकी टेक केयर कौन करेगा, अगर कल जो है वो
वो हो जाते हैं, है ना? प्लेजर विदाउट कंसाइंस या प्लेजर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ था ना, इट इज़ अ गांधीयन सिन, ऐसे करके आप लिख सकते हो। चलिए, है ना? तो ये गांधी जी का भी सिन है, तो इसीलिए विद ग्रेट क्या कहते हैं, रिलेशनशिप्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसे करके लिख देना। मतलब ऐसे लिखना नहीं, मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगता, बट लिख सकते हो ना, कि ऐसे लिख सकते हो कि लिव इन रिलेशनशिप्स जो है, इट इज़ नॉट जस्ट अ सोर्स ऑफ, क्या कह लेंगे कि क्या कहते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट अ सोर्स ऑफ प्लेजर, है ना, इट इज़ ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो यूथ है ना, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको लाइटली बट टाइटली रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ऐसे लिख के छोड़ देना, हो गया। India currently lacks a specific legislation for governing live-in relationship. Nonetheless, judiciary, particularly the Supreme Court, has acknowledged and provided guidance on such arrangements through landmark ruling. देखो भाई, लिव इन रिलेशनशिप का सिंपल होना चाहिए, ठीक है? मैं तो मैं तो सीधा बोलूँगा कि क्या लॉ होना चाहिए? यस, बट इट शुड बी वॉलेंटरी। और फिर उसके बाद हमको सोशल सोशल मोरालिटी के थ्रू ये प्रमोट करना चाहिए कि रजिस्टर करना है, ठीक है? रजिस्टर करना है, और स्टेट ये इंश्योर करेगी कि एब्सोल्यूट प्राइवेसी रहेगी, जैसे आधार कार्ड की रहती है, ठीक है? और फिर उसके बाद वो फीमेल के पास एक अपॉर्चुनिटी देगा कि वो अपनी जो लिव इन रिलेशनशिप है उसे रजिस्टर करवा सके। तो ऑटोमेटिकली कोई फीमेल ऐसे मेल के साथ क्यों ही रहेगी जो कि रजिस्टर नहीं करवाना चाहता। और इस प्रोसेस को एकदम सीमलेस और ऑनलाइन कर दो, कि बस आपने अपने 2 आधार कार्ड सबमिट करे, आपने अपना एड्रेस सबमिट करा, हो गया। फिर उसके बाद उसको हमने रख दिया। कल अगर केस आएगा तो फिर दोनों के दोनों उसमें कर सकते हो, तो फीमेल को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई लड़के का आधार कार्ड ये सब तो मुझे पता ही है ना? समथिंग लाइक दैट, कि मतलब इट शुड बी देयर, यस इट हैज़ टू बी देयर भाई। वो जो बच्चा होगा उसकी भी तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, उसके पास भी तो हक है ना अच्छे जीवन का, बट इट शुड बी वॉलेंटरी। हमको ये लिखना है, ये नहीं लिखा तो गए। चलिए, यहाँ पे लिखा है कि नोटेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम लिव इन रिलेशनशिप डीम्ड टू बी लेजिटिमेट एंड एलिजिबल फॉर इनहेरिटेंस, ठीक है, कि उसके पास मतलब सॉरी कोपार्सनरी बोल रहा हूँ, इनहेरिटेंस के राइट्स होंगे, ठीक है। तो ये आप है भारत माता वर्सेस, अरे बाप रे, भारत माता वर्सेस आर विजय रंगनाथन केस 2010। फिर उसके बाद इंदिरा शर्मा है, कोर्ट स्टेटेड दैट कॉन्सेंशुअल कोहैबिटेशन बिटवीन टू अनमैरिड अडल्ट डज नॉट वायलेट अ लॉ। ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है, ये देख लेना, ठीक है। भारत माता केस 2010 ऐसे भी लिख देना चलेगा। फिर ललिता टोपो केस है, कोर्ट हेल्ड दैट अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पार्टनर्स इन लिव इन आर एंटाइटल टू लीगल प्रोटेक्शंस, ठीक है। तो मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, जो कि पति और उसके परिवार पे इन सब पे लगता था, वो लिव इन रिलेशनशिप में भी एप्लीकेबल होगा। फॉर अस इट डज नॉट मैटर। हमको क्या चाहिए? कोर्ट रिकॉग्नाइज लॉन्ग टर्म कोहैबिटेशन एज प्रिजम्पटिव ऑफ मैरिज प्रोवाइडेड द पार्टनर्स मीट द क्राइटेरिया सच एज लीगल एज एंड म्यूचुअल कंसेंट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर लॉन्ग टर्म कोहैबिटेशन है, अगर आप लंबे समय तक साथ में रह रहे हो, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि आप लोग डिसाइड कर रहे थे कि शादी होगी। तो अगर विमेन कल आके बोलती है कि मुझे इसने धोखा दिया, इसने बोला कि शादी शादी के बहाने इसने मुझसे सेक्सुअल फेवर्स ले लिए, तो फिर आप गए, वैसा लिखा है, ठीक है। चलिए, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये वाला जो केस है ये सबसे ज़रूरी है, भारत माता केस, क्योंकि ये बच्चे से रिलेटेड है ना। ये लिख दो, या फिर ये भी लिख सकते हो, विजय रंगनाथन केस, ठीक है। इन आर विजय रंगनाथन केस 2010, बस। चलिए, दिस, अब आप कहोगे भाई मैं ये याद कैसे करूँ? नहीं, यही तो गलती करते हैं हम। अभी याद नहीं करना, जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आप वापस रिवाइज करोगे तब ये केस याद करना है, और एक शीट पे लिख लेना है अलग से। इम्पैक्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज भाई, एक तो मतलब ऑटोनॉमी और चॉइस तो इंक्रीज होता ही है। कमिटमेंट्स जो होती हैं, जैसे मतलब होता है ना, जब शादी होती है तो बहुत सारी कमिटमेंट्स मेल और फीमेल करते हैं। जैसे फीमेल कहती है कि मैं हमेशा पति के साथ रहूंगी, पति कहता है कि मैं आई विल ऑलवेज प्रोवाइड फॉर द फैमिली, है ना, वैसे करके। तो वो सारी कमिटमेंट नॉर्म्स जो हैं, या फिर जो सिक्रामेंट वैल्यू होती है मैरिज की, वो कम होती है। इसी के साथ साथ भाई, यहाँ पे लिखा है ट्रायल ऑफ कंपैटिबिलिटी है। वाह भाई, क्या शब्द है भाई, क्या शब्द है। ट्रायल ऑफ कंपैटिबिलिटी है, कि साथ में रह के देखते हैं इफ इट वर्क्स, है ना। बहुत अच्छा शब्द है ये, ट्रायल ऑफ कंपैटिबिलिटी, कि मतलब इफ़ देर आर लिव इन का क्वेश्चन, तो ये तो लिखो भाई, इसको तो हाईलाइट ही कर लो, कितना बढ़िया शब्द है, ट्रायल ऑफ कंपैटिबिलिटी। चलिए, आगे चलते हैं। लीगल एंड सोसाइटल फ्रिक्शन तो हमेशा रहती ही है, जैसे सती के टाइम पर भी थी।
है ना? लिव इन मैरिजेस में कोई दिक्कत नहीं है। इंटर जनरेशनल टेंशन है, हमको चाहिए, हमारे जो एल्डर्स हैं वो कहते हैं बेकार चीज़ है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल प्रैग्मेटिज्म है, विद कंसर्न्स अबाउट इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ डिवोर्स, एसेट डिवीजन, सम इंडिविजुअल्स फाइंड लिव इन रिलेशनशिप मोर फ्लेक्सिबल एंड लेस लीगली बाइंडिंग। तो ये कह रहे हैं कि मतलब फाइनेंशियल प्रैग्मेटिज्म भी है, या फिर एक क्या कहते हैं, ऐसा होता है ना कि शादी में बंदिश है और किसी को बंदिश पसंद नहीं है, तो वो ऐसे पार्टनर्स ढूंढते हैं जो कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए रेडी हो। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो कि वो बेसिकली ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को चैलेंज करती हैं, है ना? प्लेजर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ गांधीयन सिन, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। इसी के साथ साथ इंडिया के अंदर मैरिज की जो सेक्रामेंटल वैल्यू है वो भी नीचे जाती जा रही है ना? ऐसे करके तो, बट मैरिज लिव इन रिलेशनशिप्स जो हैं उसे एक ट्रायल ऑफ कंपैटिबिलिटी की तरह भी देखा जाना चाहिए। ऐसे लिखना, नंबर ही नंबर। चलिए, फैमिली देखते हैं भाई। ऐसे में ना आप हार्ड स्टांस मत लो, थोड़ा सा मतलब वैसे रहो जैसे वो था। इसमें आप क्या बोलोगे कि वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन तो होनी चाहिए, है ना? वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन तो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये औरत के अधिकार की बात है ना? औरत के हक की बात है। ऐसे करके लिखना है। कोई वहाँ पे जाके हार्ड स्टांस, किसी भी क्वेश्चन में हार्ड स्टांस मत लो। ऐसे करप्शन है, ले लो भाई, करप्शन इज़ अ ईवल, ऐसे करके ले लो, बढ़िया है। टेररिज्म, हार्ड स्टांस। लेकिन ऐसी सब चीज़ें जो कि थोड़ी सी मतलब ऐसे मिडल पाथ होती है, तो इनमें बेस्ट होता है कि मिडल पाथ वॉलेंट्री कर लो। चलिए, जैसे सेम सेक्स रिलेशनशिप है तो क्या बह दिया, पीस मील अप्रोच में धीरे धीरे करके लेकर आते हैं ना, क्या दिक्कत है? चलिए, यहाँ पे फैमिली के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इमीडिएट सोशल इन्वायरमेंट। क्या बात है भाई, क्या बात है! मतलब ये सारी चीज़ें पता होती हैं, बट इनको ना इस लेवल पे हम सोच नहीं पाते हैं कि फैमिली क्या, इट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इमीडिएट सोशल सोशल इन्वायरमेंट। निम्कोफ करके एक हैं, काफ़ी फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं ये, निम्कोफ। डिफाइंड फैमिली एज मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद और विदाउट चिल्ड्रन, और ऑफ अ मैन एंड वुमेन अलोन विद चिल्ड्रन। ठीक है, क्या करोगे? आप यहाँ पे लिखोगे कि फैमिली को इसने क्या बोला है, फैमिली एक ड्यूरेबल एसोसिएशन है हस्बैंड एंड वाइफ की, विद और विदाउट चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये बेसिकली वेस्टर्न हो गई। इंडियन फैमिली में तो दादा दादी, मेरे ताऊ की शादी में ज़रूर आना, सब आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई फैमिली के? क्या ये आएगा क्वेश्चन कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? नहीं, ये आएगा कि इंडियन फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इंडियन फैमिली के। ओके, तो यहाँ पे नहीं लिखा है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे ना। चलिए, तो अभी हम इस फैमिली वाले टॉपिक में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, फंक्शंस ऑफ द फैमिली, फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन इंडियन फैमिली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सब ऊपर नहीं पढ़ना है तो भी चलेगा, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद न्यू न्यू फॉर्म्स ऑफ फैमिली इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, बिल्कुल भाई, ये भी पढ़ना है। फिर उसके बाद रेसेस इन इंडिया हम देखेंगे। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यू कास्ट सिस्टम, ये सब कुछ। ओके, मतलब दिस चैप्टर इज बिग। रिलीजियस प्लूरलिज्म देखेंगे। फिर उसके बाद एक बार देख लो ना कितना है, इंडिया एज अ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, डाइवर्सिटी देखेंगे भारत की। एंड देन वी आर गोइंग टू एंड दिस टॉपिक। चलिए, बढ़िया है। तो फैमिली वाला टॉपिक ख़त्म करते हैं एंड देन वी विल टेक अ ब्रेक, मतलब फैमिली वाला कर लेते हैं, सही रहेगा। चलिए, तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? यूनिवर्सैलिटी है, मतलब फैमिली हर जगह है, अमेरिका, अफ्रीका, आप ट्राइब में चले जाओ, किसी भी रेस में चले जाओ, फैमिली यूनिवर्सल है। कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल एंड ही नीड्स अ फैमिली टू सर्वाइव, ऐसे करके। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि फैमिली क्या होती है, सोशली सैंक्शनड रिलेशनशिप है। जैसे लिव इन रिलेशनशिप इज़ नॉट फैमिली, लिव इन रिलेशनशिप इज़ नॉट इक्वल टू फैमिली इन सोसाइटी, बट इट इज़ इक्वल टू फैमिली इन लॉ, ताकि आपके राइट्स को आपको दे सके। ठीक है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि फैमिली क्या होती है, सोशली सैंक्शनड होती है। चलिए, जैसे आप कहते हो कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, किसी को भी जाके बोलो, वो नहीं मानेगा ना, उसके दिमाग में ये थॉट नहीं आता कि आपकी फैमिली है। चलिए, कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं फैमिली के, जैसे कि सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड इन द फैमिली, फैमिली इंटरैक्शंस एंड इंटर रिलेशनशिप्स आर गवर्नड बाय सोशल एंड लीगल नॉर्म्स। आप कहोगे एग्जांपल दे दो, एकदम देता हूँ। भाई मान लो कि तुम्हारी मम्मी है, तुमने देखा होगा जैसे ही दादाजी आते हैं मम्मी पल्लू कर लेती हैं, ये क्या है, ये नॉर्म है। ठीक है,
इन द सेम वे तुम्हारे दादाजी आते हैं, तुम उनके पैर छू लेते हो, ये क्या है? ये नॉर्म है, ठीक है? तो इनको कहते हैं सोशल नॉर्म्स। मतलब सोशल नॉर्म्स मतलब फैमिली के रूल्स। फैमिली कैसे चलेगी? पापा हैं तो पापा हेड ऑफ द फैमिली है ना, तो पहले खाना वो खाएंगे फिर मम्मी खाएंगी। पेट्रियार्कियल है बट नॉर्म्स हैं, ठीक है? कॉमन कोहैबिटेशन, अ फैमिली दैट लिव्स टुगेदर वही वाला है, ठीक है? कि जो परिवार है वो एक साथ रहता है, ठीक है? अब आप कहोगे हम तो नहीं रहते, हमारे दादा दादी घर में रहते हैं। देखो, दो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड और एक होता है क्या था उसको क्या बोलते हैं, एक मतलब बेसिकली आप एक छत के नीचे नहीं रहते, लेकिन यूनिट तो एक ही हो ना। जैसे पापा हैं, गांव में पैसे तो भेजते हैं दादा दादी के इलाज के लिए, है ना? तो वैसे करके तुम भी अपने घर में पैसे भेजोगे ही जब तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो, चाहे तुम मतलब कहीं और पोस्टेड हो। तो वैसे करके कि कॉमन हैबिटेशन नहीं है, स्ट्रक्चर मतलब जॉइंट फैमिली जो है, जॉइंट फैमिली है, तुम अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहते लेकिन स्ट्रक्चरली जॉइंट हो, कि तुम्हारे पापा घर से बोलेंगे तो तुम जी पापा करोगे, हाँ पापा अभी करता हूँ ना पापा, वो कि स्ट्रक्चरली जॉइंट फैमिली है। एक इमोशनल सपोर्ट है, बिल्कुल भाई, यूपीएससी एस्पिरेंट से ज़्यादा कौन समझता है कि फैमिली इमोशंस को एनरेज भी करती है और उनको शांत भी करती है ना? जैसे कि लव देती है, केयर देती है और प्रोटेक्शन भी देती है, तीनों चीज़ें हमको मिलती हैं। चलिए, किनशिप नॉमेनक्लेचर होता है, एवरी फैमिली हैज़ अ नेम एंड इट्स ओन नॉमेनक्लेचर, वेदर बी इट थ्रू द मेल और फीमेल लीनिएज दैट इट यूजेस टू एस्टिमेट डिसेंडेंट। जैसे कि भाई मान लो किसी का नाम है प्रशांत राजपुरोहित, है ना? तो ये क्या है कि तुम्हारे पूरे फैमिली में राजपुरोहित होंगे, है ना? मान लो किसी का नाम है विवेक भारद्वाज, ठीक है? वैसे करके ये तो हमने, ये थी आम जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या होगी? मेंटोस जिंदगी होगी कि इंडियन फैमिली कैसी है, तो हम कहेंगे जॉइंट है, जॉइंट फैमिली की प्रेफरेंशियल वैल्यू है। इसी के साथ साथ हम ये कहेंगे कि जो फैमिली है जॉइंट फैमिली है लेकिन स्ट्रक्चरली जॉइंट फैमिली है अब, कि मतलब बेटा दूर तो रहता है एज अ न्यूक्लियर फैमिली बट आज भी जो एल्डर है, मतलब जो एल्डर्स हैं उनसे कनेक्टेड है, ठीक है? इसी को टेलीफोन इकोनॉमी भी कह देते हैं या टेलीग्राम इकोनॉमी कह देते हैं। फिर उसके बाद आप क्या कहोगे कि जो एल्डर है उसकी इज्जत है, ठीक है? इसी के साथ साथ यहाँ पे ये कहा जाएगा कि जो फैमिली है वो टेंशन मैनेजमेंट का काम करती है। इसी के साथ साथ फैमिली जो है वो इंडिविजुअल एस्पिरेशंस जो कि इंडियन सोसाइटी की हैं, है ना, उनको फुलफिल करने में हेल्प करती है। फैमिली जो है वो साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड, हाँ, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल, मतलब साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल सपोर्ट भी देती है। फैमिली जो है वो इंसान को इंडिया में एक, पेन को क्या मौत आ रही, एक रेडीमेड स्टेटस देती है ना? भाई हम तो ब्राह्मण हैं तो ये क्या है? एक रेडीमेड स्टेटस है ना? ये क्या है? एक रेडीमेड स्टेटस है। वो स्टेटस कैसा हो सकता है? पापा मान लीजिए कि बहुत अमीर है तो क्लास का स्टेटस भी देती है और कास्ट का स्टेटस भी देती है, ठीक है? इसी के साथ साथ फैमिली क्या प्रोवाइड करती है? टूल्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। भाई यूपीएससी का तुम्हारा खर्चा कौन उठा रहा है? पापा मम्मी उठा रहे हैं। यूपीएससी की आईएएस बन जाओगे तो चढ़ जाओगे ना, मतलब सोशल मोबिलिटी में ऊपर चले जाओगे। तो वही सेम चीज़ है, तो फैमिली वो टूल्स फॉर सोशल मोबिलिटी या रिसोर्सेज कहना ज़्यादा अच्छा होगा। तुम देख रहे हो, दिमाग से सोच रहे हो तो कितना बढ़िया बढ़िया पॉइंट आ रहे हैं, ये देखो और ये देखो कौन से अच्छे लग रहे हैं, है ना? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फैमिली, अपनी फैमिली को सोचो और अपने आप से सोचो कि मेरे को फैमिली कैसे हेल्प कर रही है। चलिए, फंक्शंस ऑफ फैमिली क्या है? प्रोक्रिएशन तो है ही। प्रोक्रिएशन का मतलब क्या होता है? बच्चे, प्रोडक्शन एंड रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन। भाई ऐसा लग रहा है कि कोई सामान कोई पैदा कर रहे हैं, ठीक है? शेल्टर प्रोवाइड करती है, सोशलाइज करती है, इकोनॉमिक फंक्शन है, एजुकेशनल फंक्शन है, रिलीजियस फंक्शन है और साइकोलॉजिकल फंक्शंस भी हैं। फैमिली जो होती है, जब जभी भी आप देखोगे कि आप थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, योर फैमिली विल बी द फर्स्ट पीपल हु विल बी अराउंड यू, बाकी सब छोड़ देंगे। चलिए, मेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली क्या है भाई? आप मतलब कलेक्टिव इकोनॉमी जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, डिवीजन ऑफ लेबर जो होती है वो भी अच्छी होती है, एक सोशल इंश्योरेंस होती है जॉइंट फैमिली। मान लो तुम्हारे घर में 12 लोग हैं भाई, कोई छेड़ेगा तुमको वैसे, और कोई अगर बूढ़ा बीमार भी हो जाए, है ना, तो वो आदमी को पता होता है कि मुझे कोई अस्पताल उठा के लेके जाने वाला है। सोशल कंट्रोल एंड प्रमोट्स साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी ऑल्सो, कि मतलब जॉइंट फैमिली में आप रहते हो तो आप थोड़ा रिलेटिवली कम डर से रहते हो। डीमेरिट्स क्या हैं जॉइंट फैमिली के? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में थोड़ा सा मतलब बेसिकली स्लो होती है,
है ना? इट डज़ नॉट प्रोवाइड इनफ अपॉर्च्युनिटी फॉर मेंबर्स टू डेवलप क्वालिटीज़ ऑफ एडवेंचर, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंडस्ट्रियसनेस। कि मतलब आपको कोई काम करना है तो आपका काम करने के लिए जॉइंट फैमिली में कोई ना कोई होगा ही। इट प्रमोट्स आइडियलनेस, कि जॉइंट फैमिली इज सेड टू बी होम ऑफ आइडियलर्स, सिंस ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर अशोर्ड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, नो वन टेक्स मच इंटरेस्ट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। यार ये बात तो लिखूंगा तो नहीं, बट बात तो सही है। मतलब माई फ्रेंड्स इन जॉइंट फैमिली आर वेरी चिल चिल, मतलब जीवन को लेके ठीक है। Undermines the status of women. In patriarchal joint families, women only have secondary roles and are not given sufficient freedom to express and develop their personality. ठीक है, चलिए। इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन द फैमिली रिलेशनशिप। वर्क फ्रॉम होम वाला फिनोमिना आया, यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछ लिया। अब जो है ये जा चुका है। अब एक्सपेक्ट करना कि वर्क फ्रॉम होम का क्वेश्चन आएगा तो नहीं, लेकिन रनिंग कमेंट्रीज में लिखना है कि भाई रिसेंटली इंडिया में क्या चेंजेस आ रहे हैं फैमिली में। हमने ऊपर देखा था ना, क्या हमने वर्क फ्रॉम होम की बात करी थी? हमने बात ही नहीं करी, देखो हम भूल गए, है ना? तो यूपीएससी याद दिला रही है। क्या लिखा है? वर्क फ्रॉम होम, कि आप घर से काम कर रहे हो, ये कोविड के बाद ज़्यादा हुआ। फैमिली टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, इमोशनल बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। जो पेरेंट्स हैं, मतलब जो फादर है, वो भी चाइल्ड की एजुकेशन में या फिर हाउस होल्ड टास्क में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से वर्क लाइफ बैलेंस होता है। इसी के साथ साथ जो पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ की बाउंड्रीज थी, वो जो हैं अब वो ब्लर हो रही हैं। और इसी के साथ साथ कांस्टेंट प्रेजेंस, मतलब उससे आपकी प्राइवेसी भी तो रिड्यूस होती है। मान लीजिए कि आपका जो लैपटॉप है वो आपके घर में है, ठीक है, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, सडनली कैमरा तो ऑन है और आपको सडनली पता नहीं चला कि कैमरा ऑन है। हमने देखा ना, इतने बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए थे जहाँ पे बेसिकली आदमी जो है वो खाना खाने लग गया, है ना? और वो मतलब ऐसे अजीब तरीके से खाना खा रहा है और बाद में पता चलता है कि वो जो उसका जो कैमरा था वो ऑन था, तो वो आपकी प्राइवेसी हो गई, है ना? इसी के साथ साथ कोई भी मतलब एक वो नहीं है, एक एक फिक्स्ड लिमिट नहीं है काम करने के लिए। यू आर वर्चुअली वर्किंग 24/7, 24/7 यू आर वर्किंग, है ना? और इसी के साथ साथ इसकी वजह से क्या होगा? टेंशन होगा, क्योंकि टेंशन ऑफ डेडलाइंस। तो इंसान जो है वो कोई भी और लीजर वाली एक्टिविटी कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कपल्स आर्गुइंग ओवर वर्क स्पेस, चिल्ड्रन फीलिंग नेग्लेक्टेड डिस्पाइट पेरेंट्स बीइंग होम, क्योंकि दोनों बिजी हैं। इम्पैक्ट ऑन मैनेजिंग टाइम, स्पेस एंड कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। क्लियर बाउंड्रीज एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट हेल्प स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। पुअर मैनेजमेंट कैन इंक्रीज फैमिली कन्फ्लिक्ट्स ड्यूरिंग वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि फंक्शनल चेंजेस क्या आ रहे हैं। पहला है न्यूक्लियर फैमिली आ रही है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है? कि बस अब हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं और उनके बच्चे रह रहे हैं, माता पिता गांव में या दूसरी जगह पर हैं। ये तो मैंने देखा भी है, लाइक आई आई हैव सीन कि जैसे मतलब उन लोगों ने एक ही बिल्डिंग में दो फ्लैट ले लिए, तो माता पिता एक फ्लैट में रह रहे हैं और वो दूसरे फ्लैट में रह रहे हैं। तो वो थोड़े डिस्टेंस पे रहते हैं, कि जो वो बच्चे हैं उनको चाहिए कि उनके पेरेंट्स उनकी डिसीजंस में इंटरफेयर ना करें। मे बी दैट इज़ वाई नियो लोकल रेसिडेंस है। इसका मतलब क्या होता है? कि पहले औरत जो थी शादी करके पति के घर में आती थी, उसको कहते हैं पेट्री लोकल। ठीक है, पति ऐसे याद कर लो, पति का लोकल है ना? तो पेट्री लोकल। लेकिन अब क्या हो गया है कि हस्बैंड एंड वाइफ गांव में शादी करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन वो सिटी में आके रहने लग जाते हैं और अपने ऑफिस में जाते हैं और अपना मस्त चिल करते हैं। तो उसको कहते हैं नियो लोकल, कि वो अपने रेंटेड अपार्टमेंट या अपने लिए हुए घर में रहते हैं। इसके बाद ये कह रहे हैं कि फैमिली में लेजिस्लेटिव मेजर्स भी आ गए, जैसे कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट में भी है, चाइल्ड मैरिज के रिस्ट्रेन लगा दिया। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट भी है। ठीक है, मतलब विडो की रीमैरिज हो सकती है। को पार्सनरी राइट्स हैं, मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट है। फिर इसके बाद एलिमनी की बात होती है, फिर उसके बाद डिवोर्स की बात होती है ना? तो इससे फैमिलीज जो हैं उनके अंदर एक फ्लूइडिटी आ गई है फैमिलीज में। कि जैसे एक टर्म होती है एम्प्टी शेल मैरिज, कि मतलब जैसे कि एम्प्टी शेल, समझ रहे हो ना? कि शेल खाली है, अंदर से कुछ नहीं है, अब कोई कोई स्पार्क नहीं बचा फैम उस मैरिज में, है ना? तो एम्प्टी शेल मैरिजेस जा रही हैं, है ना? ऐसे करके वुमेन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है, उसकी वजह से विमेन जो है, शी इज़ नाउ वर्किंग अलोंग साइड मैन, शोल्डर टू शोल्डर। और उसकी वजह से वो घर पे सेकेंडरी रोल्स अदा करने या फिर रिलेशनशिप में एक सेकंड रोल नहीं मानती, वो रिलेशनशिप को उसमें भी इक्वली पार्टिसिपेट करती है। इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज़ भी हैं, जैसे कि भाई इंडिविजुअलिज्म, रैशनलिज्म, इक्वालिटी, फ्री लाइफ, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ वुमेन, उसने इंडियन फैमिली सिस्टम को चेंज करा है। फिर इसके बाद फैमिली का नेचर फ्लूइड हो चुका है, ये तो हमने देखा ही है ना? कैसे भाई? करियर एंड प्रोफेशनल ग्रोथ उतना ही ज़रूरी है जितना कि फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ना इन्होंने सीधा लिख दिया भाई कि भारत में
नए टाइप्स की कौन कौन सी फैमिलीज आ रही हैं, ठीक है। देखो, ये क्या है, न्यूक्लियर फैमिली, ये हमको पता चल गया, जहाँ पे कि माता पिता साथ में नहीं रहते। सिंगल पेरेंट फैमिली, डिवोर्स होने के बाद या विडो होने के बाद या सेपरेशन होने के बाद। सेपरेशन का मतलब क्या है, अभी डिवोर्स हुआ नहीं, बस हम अलग अलग रह रहे हैं। जैसे उसमें होता है ना, क्या कहते हैं, फैमिली मैन में, फैमिली मैन 3 में वो डिसाइड करते हैं कि हम सेपरेट रहने वाले हैं। तो डिवोर्स, विडोहुड, भाई मेरे दिमाग में अभी हिट करा भाई, जितने भी अभी न्यू टीवी सीरीज आ रहे हैं इसमें ऐसे ही हो रहा है, हस्बैंड और वाइफ समबडी इज चीटिंग। ओ माय गॉड, एंड इट हैज़ बिकम वेरी नेचुरल थिंग। मतलब जैसे अभी एक सर्वे हुआ था, उसमें ये लिखा था कि 51% ऑफ इंडियंस एक्सेप्टेड दैट दे हैड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप और दे हैव चीटेड देयर पार्टनर आफ्टर मैरिज। चलिए, तो सिंगल पेरेंट फैमिलीज ये आ रही हैं। लिव इन रिलेशनशिप हम तब से पढ़ रहे हैं भाई, सेम सेक्स फैमिलीज आ रही हैं। भाई सेम सेक्स मैरिजेस हो रही हैं, ठीक है, कर रहे हैं लोग, बस उसको रजिस्टर नहीं करवा पा रहे, ठीक है। चाइल्डलेस फैमिलीज हैं, चाइल्डलेस फैमिलीज इसको कहते हैं DINK, डिंक फैमिलीज होती हैं, इनको कहते हैं डबल इनकम नो किड्स, ठीक है। अब क्या हो चुका है, नया आ गया है डबल इनकम नो किड्स, ठीक है, डबल इनकम नो किड्स विद पेट्स, ठीक है, ऐसे करके विद पेट। तो ऐसे करके भी आ चुका है कि लोग कह रहे हैं कि कुत्ता बिल्ली पाल लेते, बच्चे क्यों पालने। फिर इसके साथ साथ एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं इन अर्बन फॉर्म, जैसे कि विद वाइल ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिलीज आर डिक्लाइनिंग, मैनी न्यूक्लियर फैमिलीज स्टिल मेंटेन क्लोज ties and mutual dependence on extended kin, स्पेशली फॉर चाइल्ड केयर एंड इमोशनल सपोर्ट। कि भाई तुम रह रहे हो सिटी में, लेकिन आप अपने बच्चों को अपने माता पिता के पास छोड़ देते हो या उनको बुला लेते हो, है ना। तो इसीलिए सोशियोलॉजी में कहते हैं कि फैमिली का पहले फिजन हो रहा है, फिर फ्यूजन होता है और फिर फिजन होता है। फिजन का मतलब बच्चा टूट के सिटी में जाएगा, काम करेगा, फिजन का मतलब टूटना। फिर बच्चे के बच्चे होंगे तो बच्चा वापस अपने माता पिता को वापस बुला लेगा कि मेरे बच्चों की टेक केयर होगी। तो उससे क्या होगा, फ्यूजन होगा, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब बच्चे बड़े हो गए तो माता पिता का फिर से गाँव चले जाएंगे या फिर दे विल सैडली एक्सपायर, तो फिर से फिजन हो जाएगी, न्यूक्लियर फैमिली बन जाएगी। चलिए, यहाँ पे लिखा है ब्लेंडेड और स्टेप फैमिलीज है, इसका मतलब ड्यू टू रीमैरिजेस ब्लेंडेड फैमिलीज विद स्टेप पेरेंट्स, स्टेप सिबलिंग्स एंड हाफ सिबलिंग्स आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंड दो स्टिल लेस कॉमन ड्यू टू कल्चरल सेंसिटिविटीज, ठीक है। और हमने तो ये भी चीज़ देखी थी ना कि मतलब USA में ये बहुत ज़्यादा है, स्टेप सन स्टेप फादर ये वाला सीन। चलिए, लॉन्ग डिस्टेंस फैमिलीज़ भी हैं या ट्रांसनेशनल फैमिलीज़ भी हैं, कि मतलब मान लीजिए कि आप USA में काम करते हो, ये पंजाबियों में ज़्यादा है ना, शादी करके USA कनाडा में चले जाते हैं, है ना। और जो उनकी वाइफ है वो यहीं पे रहती है। तो वो लिखा है, यू हैव टू यू कैन यू चलेगा, फॉस्टर एंड अडॉप्टिव फैमिलीज इंक्रीजिंग सोशल अवेयरनेस एंड लीगल फैसिलिटेशंस थ्रू कारा गाइडलाइंस। कारा गाइडलाइंस किसके लिए, चाइल्ड अडॉप्शन के लिए, ठीक है। have made foster care adoption more common and forming non-biological but emotionally bonded families, ठीक है। तो बेसिकली लोग जो हैं अपने बच्चे नहीं कर रहे हैं और वो मतलब मे बी किसी भी कारण की वजह से वो बच्चे नहीं कर पाते होंगे या जो भी उनके उनके रीजंस हैं, तो वो बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं। आई नो ऐसी फैमिली who said कि there are so many children, why do we have to bring another one, तो why not adopt them, so they have adopted 2 children, है ना। तो वैसे भी बढ़िया है, क्या दिक्कत है। चलिए, तो ये सारे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, सोचो इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है, बस। तो वैसे आज हमने किसकी बात करी, हमने डिंक की बात करी, डबल इनकम नो किड। हमने देखा कि फैमिली में पहले फिजन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है और फिजन हो रहा है, ठीक है। फिजन का मतलब फैमिली टूट रही है, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से बच्चा सिटी में जा रहा है, बच्चे के बच्चे हो रहे हैं तो दादा दादी वापस आ गए, और फिर से फिजन हो रही है, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद हमने होमोसेक्सुअल सेम सेक्स वाला तो देखा ही था, न्यूक्लियर फैमिली सेम सेक्स। हमने लिव इन के बारे में देखा, लिव इन में हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई इसको वॉलेंटरी करो, इसकी रजिस्ट्रेशन को वॉलेंटरी करो। चलिए, होमोसेक्सुअलिटी का देखा कि उसको उन मैरिजेस को करना है, तो हमने कहा कि भाई पीस पीस मील अप्रोच फॉलो कर लो ना, इतनी जल्दी क्या है, ठीक है। चलिए, अब आगे हम रेसेस देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी रेसेस हैं। कहते हैं इंडिया इज़ अ होम टू 6 डिफरेंट रेसेस, और फिर तुम कोशिश करना जानने की कि तुम कौन सी रेस में आते हो, ठीक है। या फिर इस वीडियो में देख लो और फिर उसके बाद अपना मतलब फीचर देखो यूट्यूब पे जाके या कहीं पे, और या गूगल करो और देखो कि तुम इसमें से कौन से आते हो भाई, ठीक है। उसके बाद वी विल स्टडी ट्राइब्स इन इंडिया और फिर हम कास्ट सिस्टम को देखेंगे एंड देन दिस वीडियो विल एंड। चैप्टर 1 अभी ख़त्म नहीं हुआ है,
चैप्टर 1 बड़ा है ना? मेन टॉपिक तो यही है, फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी।